सो ही एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चे बाटी आप सभी लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इस चैप्टर को हम लोग एंटायर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इस पूरे चैप्टर में समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक केमिकल चेंज होता है। कोई भी दो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास कुछ एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक कुछ फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिलता है, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इंटरचेंज होता है एंड काफी सारी चीजें रिएक्ट होने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन की अगर बात करूँ तो ये मेरे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं, जैसे मुझे रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ मुझे वाटर मिला, तो ये मैंने किस तरीके से लिखा है, दिस इज माय वर्ड रिएक्शन। बट ये हम लोग को इस तरीके से हमेशा कभी भी नहीं लिखना है। ऐसा क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज यार ये कॉम्प्लेक्स तरीका भी है और साथ ही साथ ये टाइम टेकिंग भी है। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से हम लोग अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे लाइक दिस। अगर मुझे लिखना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मिलता है मुझे वाटर, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है वाटर। तो इस तरीके से मैंने H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2 यहाँ पर लिख दिया। साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो था हमारे पास एक वर्ड रिएक्शन और ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग को दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होती है मेरे पास अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और एक होती है मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब अनबैलेंस्ड और बैलेंस से क्या मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चा बाटी, तो ये केमिकल रिएक्शन की बात करो तो ये अनबैलेंस्ड है। दीदी आपको कैसे ही पता लगा कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, वो मैं बताती हूँ। ये करने के पीछे हमारा क्या रीजन है, सबसे पहले वो सोचो, क्योंकि हम लोग को ओबे करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मेरे पास हाइड्रोजन के जितने एटम यहाँ पर है उतने ही सेम एटम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर और यहाँ पर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज होता है दो कोई रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में। तो जो मेरे रिएक्टिंग सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को मैं यहाँ लिखती हूँ, ये रिएक्टेंट्स होते हैं, और जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वालों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब बैलेंस करने का क्या मतलब होता है, एक अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। जैसे चलो चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने, 2 एटम्स है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे 2 एटम्स है, बट यहाँ पर कितना एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट। दिस मीन्स क्या कि जब LHS RH के बराबर नहीं होता है तो ये एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को दोनों को बैलेंस करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो मैं किस तरीके से बैलेंस करूंगी, यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गए। बट आप एक चीज समझिए, यहाँ पर अब हाइड्रोजन बदल गए। यहाँ पर अब हम लोग को RH साइड पर मेरे 4 हाइड्रोजन हुआ। कैसे, 2 × 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़े, मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर हाइड्रोजन 2 है उसको भी 4 बनाना पड़ेगा। कैसे, इसके आगे बस 2 लगा दो, तो 2 × 2 यहाँ पर भी 4 हो गया। चलिए पहले चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक हम लोग ने टेबल बनाई। अभी आप लोगों को किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करवाना हो तो आप लोग को एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में आप लोग को 3 हमारे पास कॉलम बनाना है। पहला होगा एलिमेंट्स, दूसरा होगा LHS और तीसरा होगा RHS। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आप लोग को पूरी केमिकल रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर भी मुझे 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब LHS लिखना है और RHS। LHS मतलब जो रिएक्टेंट साइट है हमारी, और RHS मतलब जो मेरी प्रोडक्ट साइट है। रिएक्टेंट पर आप लोग को हाइड्रोजन के कितने आइटम्स दिखे, तो मुझे हाइड्रोजन पहले यहाँ पर इसको इरेज कर देते पूरा। यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहे थे, तो मैंने 2 आइटम लिख दिया हाइड्रोजन के, मुझे 2 आइटम दिखाई दे रहे हैं। अब मैं साथ ही साथ बात करती हूँ RHS साइड पर, तो यहाँ पर भी मुझे 2 हाइड्रोजन आइटम्स दिखाई दे रहे। ठीक है, अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मुझे LHS साइड पर 2 दिखाई दे रहे। देखो यस दीदी, तो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं RHS साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम दिखाई दे रहा है। सो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। बट अगर मैं ऑक्सीजन की बात देखूँ तो ऑक्सीजन इक्वल नहीं है।
तो हम लोग को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने 2 बना दी, ऑक्सीजन 2 बन गया, बट इस चक्कर में ये तो 2 बन गया, बट इस चक्कर में RHS साइड पर हाइड्रोजन भी 4 बन गया। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन तो 4 बन गया है बच्चा पार्टी, अब मुझे हाइड्रोजन को वापस से बैलेंस करवाना पड़ेगा, मतलब मुझे इस साइड पे हाइड्रोजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 2 × 2 4। चलो यहाँ मैंने 2 लगाया, इट मीन्स यहाँ से 2 × 2 क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर मेरा बैलेंस हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये होती है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है, तो इग्नोर मत करके जाना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, मैं आप लोगों को एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ, Zn plus H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 plus H2। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म है। चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, यहाँ मैंने जिंक को देखा तो जिंक का एक ही एटम है। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूँ तो यहाँ भी जिंक का एक ही एटम प्रेजेंट है, करेक्ट। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर मुझे पूरी इस यहाँ पर LHS में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर बात करूँ तीसरा मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर को देखो तो एक ही एटम प्रेजेंट है सल्फर का, और इस साइड पे देखे तब भी यहाँ पर सल्फर का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर 4 एटम प्रेजेंट है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 एटम प्रेजेंट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हो, टेबल से आप लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से टेबल से बना लिया और सारी चीजें सेपरेट कर दी। एलिमेंट लिखे LHS और RHS, तो एलिमेंट में मैंने वही लिख दिया Zn, H, S और O। इन दोनों की आप लोग देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स है, LHS मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि यहाँ पर हम लोग को फिजिकल स्टेट लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी पर्टिकुलर हमारा यहाँ एलिमेंट लिखा है वो किस स्टेट में प्रेजेंट, वो देखो आइदर सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में प्रेजेंट हो सकता है, गैस में हो सकता है, और एक्वस में भी प्रेजेंट हो सकता है। एक्वस का क्या मतलब है, पर्टिकुलर जो भी मेरा एलिमेंट है वो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, एक्वस में वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर Fe की बात करूँ तो आयरन क्या है, मेरा सॉलिड है, तो इसीलिए मैंने उसके आगे S लिख दिया है। H2 की बात करते हैं, H2 मेरे पास स्टीम में प्रेजेंट है। ठीक है, स्टीम मतलब भाप। ठीक है, तो गैस ही होगा, L मत लिख देना, लिक्विड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। देन Fe3O4 की बात करें तो ये भी सॉलिड होगा, एंड H2 मेरे पास गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो यहाँ पर वो गैसियस फॉर्म में मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब भी आप लोग मेक श्योर करें, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखे उसको बैलेंस तरीके से लिखे, साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टेट हमेशा मेंशन करते हुए लिखे, जिससे कि कभी भी आप लोग के मार्क्स नहीं कट पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि जब मैं अगर लैब में जाती हूँ तो मैं कैसे पहचानूंगी कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है। बहुत सारे तरीके यार, तुम लोग किसी भी तरीके से पहचान सकते हो। पहले बात करती हूँ, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारे केमिकल इक्वेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं कैंडल का एग्जांपल लेती हूँ तो कैंडल क्या होती है, पहले सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट जैसे ही उसको हम बर्न आउट कर देते हैं धीरे धीरे वो पिघलने लग जाती है। हाँ, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम किसी को देखकर यहाँ पिघल जाते हो, तो क्या होती है फिर वो मोल्टन स्टेट में आ जाती है। तो यहाँ पर उसने सॉलिड से मोल्टन स्टेट में अपना क्या करा, पर्टिकुलर स्टेट को चेंज कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोलूँ कि बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं। देन अगर 2 कलरलेस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाए समटाइम, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है, वो कलरफुल होता है। ठीक है, जैसे वो लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल अगर तुम्हें याद हो, नहीं हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। बात करें समटाइम्स क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है पर्टिकुलर, ठीक है, 2 एलिमेंट को हम लोग ने जैसे रिएक्ट करवा A + B, तो यहाँ पर हमारा जो AB जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसमें से बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज अप हो जाता है, और अगर उसमें से हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो बहुत ज़्यादा वो कूल डाउन हो जाता है। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब को पकड़ के बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है ड्यू टू टेम्परेचर। मैं बात करूँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो समटाइम्स क्या होता है, पर्टिकुलर हमारी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें से गैस इवॉल्व होती है, तो उसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि एक इनसॉल्युबल लिक्विड होता है। ठीक है, तो चलिए यार सबके एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया चेंज इन स्टेट वाला, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। तो यहाँ आप बता सकते हो कि पहले तो ये सॉलिड थी, देन जब हम इसको बर्न आउट करते थे ये लिक्विड और मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से इसकी CO2 + H2O गैस यहाँ पर निकलने लग जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट चेंज इन कलर का एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये है। हम साइट्रिक एसिड को जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते
सो अब बच्चा पार्टी, जब भी आप लोग किसी वन शॉट को देखते हैं तो मेक श्योर कि उसके बाद आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करिए। आप लोग को सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो भी दीदी का हम लोग ने वन शॉट देखा है, इसके बाद मुझसे एनसीईआरटी क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। बट एक चीज ये समझ लो कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ फॉर बोर्ड्स। तो आप लोग को क्या करना है, अच्छी सी जो लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर डिपेंड हो उस तरीके की क्वेश्चन बैंक आप लोग को खरीद लेनी। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं आप लोग को वही सजेस्ट करती हूँ कि ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज मैं अगर टीच करने के लिए वो आप लोग को प्रेफर कर रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने ढांसू क्वेश्चन उसमें से होंगे। ये क्वेश्चन बैंक लेने के बाद मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि आप लोग साइंस में 98% जरूर स्कोर कर सकते हो इसको पढ़ने के बाद। बिकॉज इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं, जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पर दिए गए। साथ ही साथ बात करूँ तो इसमें माइंड मैप से बिल्कुल चैप्टर के बाद रिविजन समरी दी गई है। नोट्स बनाने की झंझट मिट जाएगी इस बुक के बाद। तो आप लोग को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो डायरेक्ट अमेजोन पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज, तो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और अभी मेरी लिंक से ले सकते हैं जल्दी से जल्दी जाके कि बुक खत्म ना हो जाए। और साथ ही साथ अगर कोई चाहता है तो लोकल ऑफलाइन स्टोर से आप लोग परचेस कर सकते हैं। तब आप लोग मुझे बताओ कि जो पर्टिकुलर हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा एंड साथ ही साथ वो क्या कलर का होगा, मतलब कलरलेस होगा या फिर किसी कलर का होगा, ये आप लोग को मुझे कॉमेंट्स में बताते हुए जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चेंज इन टेम्परेचर की। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जिसका फॉर्मूला होता है, उसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा लूँ तो मेरे को मिलता है यहाँ पर स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पर वाटर निकलता है और बहुत सारी हीट निकलती है। अब जो भी केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एक और रिएक्शन होती है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। तो इस तरीके से ये चेंज इन टेम्परेचर का है। तो अब इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, राइज हो रहा होगा, क्योंकि इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है। जिसमें से भी हीट इवॉल्व होती है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें से गैस इवॉल्व होती है। जैसे एग्जाम्पल्स Zn प्लस HCl को अगर रिएक्ट करवाए जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो मेरे पास ZnCl2 मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है और साथ ही साथ H2 गैस इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe प्लस H2SO4 को जब रिएक्ट करवाए तो मेरे पास Fe3SO4 मिलता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, इसको डाइल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते तो बताइए क्या मिलता है। आप लोग को नीचे बताना है, ठीक है, एकदम चीटिंग मत कर लेना, आंसर थोड़ी सी सच्चाई ऑनेस्टी रखना खुद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बचा है प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, तो देख लेते हैं। तो जब मैं कैल्शियम आयोडाइड को अगर लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और साथ ही साथ लेड आयोडाइड यहाँ से मतलब अलग हो जाता है। तो ये इसका कलर क्या होता है कि येलो पीपीटी मिलती है। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट मिलता है, बट कौन से कलर का, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मुझे यहाँ पर मिल रहा होता है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। हम लोग ने केमिकल रिएक्शन समझी, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग को यहाँ पढ़नी। हमारे चैप्टर में टोटल 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि कोई दो चीज को कंबाइन करके मेरे पास एक प्रोडक्ट आ रहा हो। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, अगर मैंने उसको बी से रिएक्ट करवाए तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम लोग ने क्विक लाइम को, जो हम लोग ने पीछे देखा है, H2 के साथ रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो मेरे पास CaOH ट्वाइस मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है और साथ ही साथ हीट इवॉल्व होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उसको रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होती है। जैसे अगर मैं बात को दूसरा एक एग्जांपल ले ले, C6H12O6 प्लस 6O2, तो यहाँ 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी, तो एनर्जी या हीट इस तरीके से यहाँ पर इवॉल्व होती ही होती है। अब बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट, जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग ने क्या किया, दो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोगों ने कंबाइन किया तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे, तो दो एलिमेंट्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। अब स्प्लिट करने के लिए यार हमें हीट ताकत देने की जरूरत है, ऐसे ही किसी की दोस्ती हम नहीं तोड़वा सकते है ना, हमें लड़ाई करवाना पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्प्लिट कैसे करवाएंगे, तो आप हीट यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं। हम हीट दे सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, हम सनलाइट की मदद से इन सभी रिएक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं। उनके कुछ 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला थर्मोलिसिस, मतलब यहाँ हम लोग हीट देके इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करवा रहे हैं। जैसे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको मैंने अगर हीट दिया तो ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है,
अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ फोटोलिसिस मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करवाएं। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 हमारे यहाँ पर अलग हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पर मैं कोई H2 है, मेरे पास वाटर है, अगर मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं तो पर्टिकुलर H2 और O2 यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं। बात करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमारा देखा जाता है जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है वो कम ताकतवर एलिमेंट को बिल्कुल अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। तो मतलब यार जो बेचारे ताकतवर नहीं है उनका तो कोई इज्जत ही नहीं बची अब इस दुनिया में। बिल्कुल सही पकड़े। जैसे अगर मैं बात करूँ जिंक को, अगर मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो जिंक और कॉपर में से कौन हु इज मोर पावरफुल, तो हम सभी को पता है जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो इसका SO4 जिंक ने चुरा लिया, तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और Cu अकेला रह गया। ठीक है, मान लेते हैं अगर तुम स्मार्ट हो, ठीक है, अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अगर तुम रिच हो, तो तुम किसी और की बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, ठीक है, सही जा रहे हो, ठीक है, तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है और कौन कम पावरफुल एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये आपको लर्न करना पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, ये सारे नाम है। तो इसको एक ट्रिक होती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले एलिमेंट है तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, जो बीच वाले जो नॉर्मल रिएक्टिव है और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो आप लोग ये सीरीज से पता लगा सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करने का पावर रखता है। नेक्स्ट अगर बात करती हूँ Fe, मतलब आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा, तो बात करते हैं Fe मेरा ये रहा और कॉपर मेरा ये रहा, ज्यादा ताकतवर कौन है, ऑफ कोर्स Fe। तो Fe क्या करेगा, इसके सल्फेट को छोड़ के ले जाएगा FeSO4 और कॉपर अकेला हो गया, रोता रह गया कॉपर। ठीक है, इस तरीके से हमें भी नहीं रोना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक्सचेंज होता है हमारे आयंस का, मतलब कैटायंस एनायंस का एक्सचेंज होता है। जो कैटायन होता है वो एनायन से अट्रैक्ट करता है, जो एनायन होता है वो कैटायन से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और एक नया हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे अगर बात करें बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम लोग को मेनली दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। पहली होती है मेरे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखता है हमें। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मतलब हम किसी एसिड को बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग का एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 इट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। जैसे अगर बात करें तो Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 सल्फेट को बात करो तो नेगेटिव चार्ज है, Ba वापस पॉजिटिव चार्ज है और Cl2 नेगेटिव चार्ज है। अब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है या एनायन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं या फिर हम एनायन बोलते हैं। तो ये आप लोग को मुझे बताते हुए जाना है कमेंट्स में। चलिए, अब ये Na पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl2 नेगेटिव है, तो ये Na क्या करेगा, Cl2 के साथ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ Ba पॉजिटिव है और यहाँ पर SO4 नेगेटिव है, तो ये BaSO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से NaCl बना है और BaSO4 बना है, तो सिंपल है, इसको कुछ नहीं करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बनेगी। अगर मैं कोई एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल जाएगी। जैसे HCl ये एक एसिड है मेरे पास, ठीक है। बात करें NaOH, तो एक मेरे पास ये बेस है, अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लोग को दो टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, एक है न्यूट्रलाइजेशन और एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट में बात करूँ तो वो होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स में Re का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और OX का मतलब होता है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। अब यार तुम किसी एक चीज को याद रख लो कि देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो रिडक्शन को जस्ट उल्टा अपोजिट तुम याद रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में दुश्मन है बट रहना भी एक साथ जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, हम किसी ऑक्सीजन को ऐड करें किसी एलिमेंट के साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करें, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। या फिर किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन को रिमूव करें, इसका
इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगी कि ऑक्सीडेशन याद रख लो तो रिडक्शन तुम्हें खुद ब खुद याद रहेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से दोनों चीजें एक ही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हो रही होगी। मेरे पास पहले ही केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म होते हुए बता रहे हैं कि कॉपर को अगर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाता है CuO कॉपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मेरे पास मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन शो कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ CuO, ठीक है, यहाँ पर H2 को ऐड करवा लिया, तो H2 को ऐड करवा तो ये ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारे पास रिडक्शन, तो ये रिएक्शन रिडक्शन शो करवा रही है। अगर आप हम लोग को दोनों एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें शो करवानी हो तो मेरे पास ये सबसे अच्छा एग्जांपल, MnO2 प्लस 4HCl इट गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl। अब यहाँ पर देखो Mn के साथ पहले O2 था, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूँ तो Mn के पास O नहीं है, मतलब ये Mn से ऑक्सीजन को छीन लिया है, रिड्यूस करवा दिया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एरो लगाकर इस पर लिख देंगे रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो आपके पास HCl है, मतलब हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ, यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर HCl है, बट अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूँ तो क्लोरीन अकेला है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन ने O के साथ दोस्ती कर ली ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा क्लोरीन अकेला रह गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। बहुत 30 मार्क खान बात नहीं है, एक दो बार वापस से पीछे करके देखोगे लेक्चर को तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होता है। तो जो भी पर्टिकुलर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग को आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक और चीज़, जहाँ पर जैसे अगर मैं बोला कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर भी रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बस उल्टा कर देना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस अपोजिट चीजें हम लोग को यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर बच्चा पार्टी आप लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि आप लोग का कंप्लीट चैप्टर में विद इन 30 मिनट्स कंप्लीट करवा दूंगी, तो यहाँ हमारा अंडर 30 मिनट्स कंप्लीट हो गया। तो इस प्लेस में अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने हाफ ईयरली में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं क्लास 10 के लिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और बाकी डिमांड कर सकते हैं कॉमेंट्स में कि दीदी इसी तरीके से सारे चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट यू in the next video. Till then keep learning. This is your educator Sakina signing off.